मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूं जिसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इस चैप्टर में ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क, इसको कहते हैं पावर और इसको कहते हैं एनर्जी। इस चैप्टर में हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे कि क्या होता है कार्य, क्या होती है शक्ति और किसे हम ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद हम इनकी इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्येक इकाई क्या, इनकी क्या क्या इकाई है, किन में इनको मेजर किया जाता है। फिर हम इनसे रिलेटेड इनके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स जो आती है, जो सवाल आते हैं, वो भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं कार्य से। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क। वर्क या कार्य क्या होती है इसकी परिभाषा? किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में गति करे तो उसे कार्य कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मान लीजिए कोई यहां वस्तु पड़ी है, कुर्सी, मेज, जो भी, ये कुर्सी लगा लो कि कुर्सी है, इस पे बल लगाया गया, ये एक जगह स्थिर है, इस पे बल लगाया गया इस तरफ, ऐसे बल लगाने पे इसको धक्का दिया, बल का मतलब धक्का देना, धक्का दिया, इसको बल लगाया तो इसने अपना स्थान बदल लिया, यहां से यहां पे आ गई ये कुर्सी और आई किस दिशा में? बल की दिशा में, क्योंकि बल इस तरफ जा रहा था। तो इसी दिशा में अगर ये कुर्सी यहां पे आ जाती है तो इसने यहां से लेके यहां तक क्या की है? दूरी तय की है। यहां पे क्या लिख सकते हो आप? दिशा में गति करे या दूरी तय करे, दूरी तय करे। यहां पे इसने दूरी तय कर ली, इसे क्या कहेंगे? कार्य। तो कार्य का जो फार्मूला है वो क्या बन जाता है? बल गुणा में तय दूरी। और किसकी है ये तय दूरी? उस वस्तु की बल की दिशा में। तो ये कहलाता है कार्य। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा क्या होता है जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है और वह वस्तु उस बल की दिशा में ही जब दूरी तय करे तो उसे कहते हैं कार्य। कार्य का जो फार्मूला है, कार्य को W कहेंगे, इज इक्वल टू बल को क्या कहते हैं? फोर्स इंटू में S, दूरी को हम S से डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो F इंटू S। तो कार्य बराबर बल गुणा में तय दूरी। ये अब कार्य की परिभाषा हो गई, इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इसके इकाई की, कि कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की इकाई यहां से आप देख सकते हो कि कार्य की इकाई किससे निकलेगी? बल से और तय दूरी से। आप सभी को पता ही है कि बल की इकाई क्या ले सकते हैं हम? बल की इकाई जो होती है वो डाइन भी होती है और न्यूटन भी होती है, दोनों होती है। न्यूटन भी होती है और डाइन भी होती है। दूरी की क्या होती है? सेंटीमीटर भी होती है और मीटर भी होती है। तो यहां पे दो इकाइयां बन रही है, डाइन इंटू सेंटीमीटर और न्यूटन इंटू मीटर। इंटू क्यों है? क्योंकि यहां पे गुणा का निशान है। ये दोनों बल की हो गई, ये दोनों दूरी की हो गई, अलग अलग है। तो एक तो बन सकती है, अगर एक डाइन बल लगाया तो उसने 1 सेंटीमीटर तय दूरी जो है वो तय की। अगर एक डाइन बल लगाते हैं तो इस कुर्सी ने 1 सेंटीमीटर दूरी तय की। दूसरा क्या बनता है? अगर एक न्यूटन बल लगाते हैं तो 1 मीटर दूरी तय करता है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? डाइन इंटू सेंटीमीटर को 1 अरग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अरग। और इसी तरह 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 जूल भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कार्य की जो इकाई है वो यहाँ पे 2 है, एक तो अर्ग है, और अगर सीजीएस में पूछे, सीजीएस प्रणाली में तो अर्ग है, और एमकेएस में पूछे तो जूल होती है। तो कार्य की इकाई अगर उसने सीजीएस में पूछे तो आप लिखो कि 1 अर्ग,
और अगर उसने पूछी है एमकेएस में तो आप उसको जूल कहोगे। तो ये थी कार्य की परिभाषा, कार्य का फार्मूला, कार्य कैसे किन दोनों का गुणनफल होता है, किसी वस्तु पे लगाया गया बल और उस वस्तु की बल की दिशा में तय दूरी का गुणनफल जो है वही कार्य होता है। इसकी इकाई अगर सीजीएस में पूछे अर्ग होती है, एमकेएस में पूछे जूल होती है। तो ये था कार्य। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा शक्ति। नंबर 2, शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो इसका जो इसकी परिभाषा है वो क्या होती है? कार्य, किसी मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं कि किसी मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का फार्मूला क्या बन गया? शक्ति इज इक्वल टू किया गया कार्य डिवाइड बाई दर, क्या होगी यहां पे? समय। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है शक्ति का। शक्ति का क्या फार्मूला बनता है? किया गया कार्य बटे में समय। तो इसकी इकाई की बात करें हम तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? आप सभी को पता ही है कि कार्य की इकाई क्या थी। एक बार तो हमने अर्ग ली थी और एक बार हमने क्या ली थी? जूल ली थी। तो यहां पे 2 इकाई इसकी भी बन जाती है। अगर उसकी 2 थी तो इसकी भी 2 है। अर्ग प्रति सेकंड, समय सेकंड में रहेगा, या फिर जूल प्रति सेकंड, क्योंकि किए गए कार्य की इकाई क्या थी? एक बार अर्ग ली थी हमने सीजीएस में और एमकेएस में हमने उसको जूल ली थी। और दोनों में समय अगर डिवाइड हो रहा है तो दोनों में सेकंड, एस फॉर सेकंड है यहां पे। समय किस में रहेगा? दोनों में ही सेकंड। इसका मतलब शक्ति की इकाई क्या होती है? अर्ग प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड। अगर सीजीएस में पूछे तो अर्ग प्रति सेकंड, एमकेएस में पूछे तो जूल प्रति सेकंड। अब बात एक और है कि जो शक्ति है इसकी इकाई, व्यवहारिक जो इकाई है, व्यवहारिक इकाई, इसकी व्यवहारिक इकाई वाट भी होती है। इसकी हॉर्स पावर, सॉरी, इसकी व्यवहारिक इकाई क्या होती है? हॉर्स पावर होती है। एचपी, आपने नाम सुना होगा, हॉर्स पावर या एचपी। एचपी क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फार्मूला किया गया कार्य डिवाइडेड बाई समय। अगर सीजीएस में पूछे तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में पूछे तो अर्ग प्रति सेकंड, एमकेएस में मीटर वाले में पूछे तो जूल प्रति सेकंड। और इसकी व्यवहारिक इकाई वो होती है एचपी, हॉर्स पावर। अब हम बात करेंगे कि हॉर्स पावर क्या होती है। एचपी को हॉर्स पावर कहते हैं और हिंदी में इसको कहेंगे असव। हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है ना, उसको असव, और पावर का मतलब क्या हो गया? शक्ति। तो असव शक्ति भी इसको कहते हैं। अब देखिए यहां पे भी एक ऑप्शन टाइप में आपके क्वेश्चन हर बार लगभग आता है। वो ये पूछता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ये लगभग पूछा जाता है और बहुत बार आता है, 99% आता है। तो इसमें 2 हैं। एक तो है मीट्रिक प्रणाली और एक है ब्रिटिश प्रणाली। कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहां पे। ब्रिटिश प्रणाली, जब मीट्रिक प्रणाली की बात आएगी ना तो 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो है वो 735.5 735.5 वाट होती है, इज इक्वल टू। और जब ब्रिटिश प्रणाली की बात आएगी तो 1 एचपी बराबर होती है 746 वाट। कई स्टूडेंट बड़े ही इसमें मतलब पजल हो जाते हैं कि ऑप्शन टाइप में आता है कि 1 एचपी इज इक्वल टू किसके हैं। तो वो ये सोचेंगे मैं ये लिखूं या ये लिखूं। तो आपको ये दिया होगा कि ब्रिटिश प्रणाली में 1 एचपी किसके इक्वल है, तो 746 वाट। अगर मीट्रिक प्रणाली में पूछे तो 1 एचपी इज इक्वल टू 735.5 वाट माना जाता है। ये इन्होंने जो है फिक्स कर रखी है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद करो, अच्छे से इसको समझो कि मीट्रिक प्रणाली में ये रहेगी और ब्रिटिश प्रणाली में 1 एचपी इज इक्वल टू ये रहेगी। तो ये थी
शक्ति। शक्ति की परिभाषा बता दी मैंने आपको, इसका फार्मूला बता दिया और इसकी इकाई भी बता दी। अब हम बात करेंगे, ये होगी ऊर्जा की बात करने से पहले मैं हॉर्स पावर जो यहाँ पे नाम आया है उस हॉर्स पावर को थोड़ा बहुत और समझाना चाहता हूं। तो हॉर्स पावर क्या होती है, देखिए आप, जब बात आ जाती है आपके सिलेबस में है इंजन हॉर्स पावर कि इंजन की हॉर्स पावर क्या है, इंजन की हॉर्स पावर। तो इंजन की हॉर्स पावर दो तरह की होती है, नंबर 1 नंबर 2। पहली तो होती है प्रगटित हॉर्स पावर, पहली है प्रगटित हॉर्स पावर जिसको कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इट मीन्स इंडिकेटेड आ गया ना, तो इसको डिनोट करेंगे IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर या प्रगटित असौ शक्ति। हिंदी में कहोगे तो प्रगटित असौ शक्ति, इंग्लिश में इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और शॉर्ट में नोट करोगे I से I बन गया और HP से HP लिख दो आप, इंडिकेटेड हॉर्स पावर ये बन गई। ये क्या होती है, किसी मशीन में उत्पन्न शक्ति होती है। कोई भी मशीन में जब शक्ति पैदा होगी तो उसे कहते हैं प्रगटित हॉर्स पावर, उत्पन्न शक्ति। कोई भी मशीन आप चलाओगे तो उसमें शक्ति जो पैदा होती है उसको ही क्या कहेंगे, प्रगटित हॉर्स पावर कहेंगे। जबकि दूसरी जो होती है वो होती है BHP। BHP का मतलब क्या हो गया, ब्रेक हॉर्स पावर। आगे तो वही है, ब्रेक असौ शक्ति। समझ में आई बात? दो तरह की होती है भैया, एक होती है प्रगटित और एक होती है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है, जब किसी मशीन में शक्ति पैदा होती है ना, ये कह रहा भी मशीन में कुल उत्पन्न शक्ति, जब किसी मशीन में शक्ति पैदा होती है तो वह उतनी शक्ति बाहर आउटपुट में कभी नहीं देती। क्यों नहीं देती, क्योंकि कुछ शक्ति उसके अंदर ही लॉस हो जाती है, हानि हो जाती है। कैसे हो जाती है, उसमें फ्रिक्शन के कारण। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक पंखा है, हवा दे रहा पंखा, अगर उस पंखे को हम जितनी हमने उसको इनपुट दी है उससे कम में वो आउटपुट देगा, क्योंकि कुछ ज्यादा उसके अंदर कुछ हानि जो है वो फ्रिक्शन के तौर पे वहां पे हो जाएगी। फ्रिक्शन मतलब घर्षण के तौर पे हो जाएगी, और कुछ जो है उसकी हीट के तौर पे बाहर आ जाएगी। तो पूरी हमें कभी नहीं मिलती, जितनी हम इनपुट देते हैं उससे कुछ कम मिलते हैं आउटपुट, उसको क्या कहेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये तो है मशीन में कुल उत्पन्न शक्ति, ये है मशीन में उत्पन्न शक्ति हमें आउटपुट में पूरी नहीं मिलती, आउटपुट में पूरी नहीं मिलती। कुछ शक्ति हानि के रूप में नष्ट हो जाती है, हानि के रूप में व्यर्थ हो जाएगी, वो हानि के रूप में चली जाती है। तो आउटपुट जो मिलती है, रियल आउटपुट जो मिलती है, जो वास्तविक आउटपुट मिलेगी उसको क्या कहेंगे, वास्तविक आउटपुट शक्ति को BHP कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गई होगी। प्रगटित जो है उसमें जो कितनी पैदा हुई है वो है, पूरी जो उसमें पैदा हुई है वो है शक्ति, उसको प्रगटित कहेंगे। लेकिन जो मशीन में शक्ति उत्पन्न हुई है वो हमें पूरी आउटपुट में नहीं मिलती, कुछ शक्ति हानि के रूप में लॉस हो जाती है, चली जाती है। तो हानि के बाद में जो वास्तविक शक्ति मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, BHP या ब्रेक हॉर्स पावर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही आपको इंजन की हॉर्स पावर जो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो ये एक टॉपिक अलग से था इसमें। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं भाई एनर्जी। क्या कहेंगे, एनर्जी। ऊर्जा या एनर्जी, इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा। तो कार्य करने की दर को तो शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जो कार्य की इकाई होती है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता है तो इसकी भी इकाई आप जूल लिख सकते हो। ऊर्जा की भी इकाई क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, क्योंकि उसकी भी क्या थी, कार्य की भी जूल थी। अब हम बात करते हैं, एक और इसमें फार्मूला है कि ऊर्जा जो है कई प्रकार की है। जैसे रासायनिक ऊर्जा होती है, इसी तरह चुंबकीय ऊर्जा, इसी तरह विद्युतीय ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जा होती है। ये सारी ऊर्जा जो है इनका एक सिद्धांत है, इनका एक नियम है। क्या नियम है? ऊर्जा का आपने नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा के संरक्षण का नियम या सिद्धांत। ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। न ही तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही इसे देखा जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। जैसे कि रासायनिक से चुंबक में बदल दो, चुंबक से विद्युत। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, वो होगी विद्युतीय ऊर्जा। उससे हम जब बल्ब चलाएंगे, बल्ब जब जलेगा तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, प्रकाशीय ऊर्जा होगी। अगर पंखा चलाएंगे तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा। इसी तरह अगर हम इन्वर्टर से बैटरी चार्ज करेंगे वो होगी रासायनिक ऊर्जा। इस तरह से जो है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, न ही तो वो नष्ट होती है, न ही वो पैदा होती है। तो ये था ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा की मैंने आपको परिभाषा बता दी, उसकी इकाई भी कार्य जैसे जूल होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात है, ऊर्जा दो तरह की होती है। दो तरह की ऊर्जा है यहाँ पे, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, आपने पढ़ी भी होगी उनको। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ये दो तरह की ऊर्जा होती है। इंग्लिश में इसको तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। ये होती है ऊर्जा दो तरह की है, गतिज और स्थितिज। ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा पैदा होगी वो होगी गतिज ऊर्जा। और स्थितिज में क्या हो जाएगी, उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण, स्थिति के कारण जो विद्यमान ऊर्जा है, विद्यमान ऊर्जा। तो नाम से ही आपको पता चल गया, गतिज ऊर्जा होती है गति के कारण, स्थितिज ऊर्जा होता है उसकी स्थिति के कारण। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं तो बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी इसका उदाहरण है, क्योंकि पानी में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। और यहीं पे एक और उदाहरण बताऊं तो टैंक में पानी, टैंक में पड़ा पानी, खड़ा पानी या पड़ा पानी। टैंक में अगर पानी हमने डाल दिया, वो कहीं नहीं हिल रहा, कहीं वो गति नहीं कर रहा, वो चल नहीं रहा, वो बह नहीं रहा, वो एक जगह स्थिर है। एक जगह उसकी जो स्थिति है उसके कारण जो ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और अगर पानी बह रहा है उसके कारण अगर उसमें एनर्जी है तो वो गतिज ऊर्जा होगी। दोनों में ही ऊर्जा जरूर बनेगी। इसको शॉर्ट में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इसको कहेंगे के, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए इसको कहेंगे पीई। ठीक है जी। ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, आपको यहां आसानी से दिखेगी। के ई और पीई दोनों का फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। इसलिए ये होती है, पहली थी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, दूसरी थी स्थितिज ऊर्जा या
पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का फार्मूला, इन फार्मूले पे भी आपके सवाल आते हैं। ये मैंने पार्ट 1 बनाया है और पार्ट 2 जब लेके आऊंगा इस जो चैप्टर का है तो उसमें इससे इन दोनों से संबंधित कुछ सवाल लेके आऊंगा कि किस तरह के इसके सवाल आते हैं और किस तरह आप उनको हल करोगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इसका जो फार्मूला वो क्या बन जाएगा, हाफ mv²। इसका क्या बन जाएगा, mgh। ये इसका फार्मूला है हाफ mv² और इसका फार्मूला होता है mgh। तो ये v से वेलोसिटी बन गया तो यहां पे इसकी गति बन गई, तो इसलिए गतिज ऊर्जा है ये। और इसमें स्थिति के कारण यहां पैदा होती है तो इसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो मैंने आपको ये चैप्टर कराया है कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित इसकी परिभाषाएं वगैरह बताई है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आई होगी। जल्दी मैं इसका पार्ट 2 ले आऊंगा जिसमें मैं आपको इनसे संबंधित सवाल भी बताऊंगा। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ना, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मैं जल्द ही सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूं वर्कशॉप कैलकुलेशन।